नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं संजीव वर्मा राइजिंग सन। फिर लेके आया हूं महत्वपूर्ण वीडियो। पिछला हफ्ता उथल पुथल से भरा रहा है। पूरा बैंकिंग सिस्टम जो अमेरिका का है वो पूरा कोलैप्स हो गया है। एक तरीके से एक के बाद एक बैंक फेल हो रहे हैं। क्या इसके पीछे फेडरल बैंक तो नहीं है जो इन बैंकों का हत्यारा साबित हो रहा है, इन बैंकों का कातिल साबित हो रहा है? क्यों डूबेगा क्रेडिट स्विस? क्या वास्तव में डूबेगा या एक बैंक रन बन गया है और उसकी वजह से उस बैंक के भी शेयर गिरने लगे हैं? सिलिकॉन वैली बैंक के गिरने का कारण क्या हुआ, जबकि वो इतना बड़ा बैंक था? फरवरी 23 में जो लिस्ट यूएस ने निकाली थी उसमें उस सिलिकॉन वैली बैंक का 16वें रैंकिंग पे था। 16वां रैंकिंग भी यूएस का इतना बड़ा होता है जो अपने यहाँ एचडीएफसी बैंक से भी बड़ा इसका इकोनॉमी था और इस एचडीएफसी बैंक से बड़ा है ये बैंक सिलिकॉन वैली बैंक। तो सिलिकॉन वैली डूबा, उसके 2 दिन बाद फिर सिग्नेचर बैंक का नंबर आ गया, उसके 2 दिन बाद फिर फर्स्ट रिपब्लिक का नंबर आ गया। एक के बाद एक शेयर गिरते चले गए। तो क्या कारण रहा? इसके पीछे बैंकों की ही गलती है या फेडरल रिजर्व की गलती है? आपको बताएंगे पूरा किस्सा क्या है, क्यों बैंकों के गिरने का कारण क्या रहा। आज की वीडियो में अंत तक देखिएगा। क्रेडिट स्विस के बारे में भी बताएंगे और सिलिकॉन वैली के गिरने के पीछे कारण क्या रहे उसके बारे में भी बताएंगे। यह संकट अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस संकट ने अमेरिका की चूल हिला के रख दी है। पूरा बैंकिंग सिस्टम एक तरीके से परेशान है। अभी लास्ट वीक रॉबर्ट कियोसाकी, ये बंदा है, जानते होंगे आप इसको, जाना माना नाम है। इनकी एक बुक रिच डैड पुअर डैड बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बुक में आती है और फाइनेंस के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर ये अपने विचार रखते हैं। इनकी बातों को क्यों भाव देना जरूरी है? क्योंकि लेमन ब्रदर बैंक से भी पहले 2004 में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि कहीं ना कहीं सॉल्वेंसी की कमी आ रही है, लेमन ब्रदर बैंक खतरे में है और अंत में वही हुआ। कारण उसका भी वही रहा जो इन बैंकों का रहा। आगे बताते हैं, पूरा देखिएगा। वित्तीय गड़बड़ियां भी कुछ क्रेडिट स्विस में हैं जिसकी वजह से इन्होंने वो अपने स्टेटमेंट में ये कहा है क्रेडिट स्विस पे खतरा मंडरा रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी ने जानकारी दी कि क्रेडिट स्विस जो कि स्विट्जरलैंड का बहुत बड़ा बैंक है, अमेरिका से निकल के ये आग स्विट्जरलैंड, यूरोप तक भी पहुंच गई है। स्विट्जरलैंड जहां बैंकिंग में वर्ल्ड में जिसका डंका बजता है, स्विस बैंक के नाम से आप भी जानते होंगे। स्विस बैंक के बारे में जानकारी ज़्यादातर होती है, उनके बैंकिंग सिस्टम का लोहा माना जाता है, इसलिए पूरे वर्ल्ड के अकाउंट ज़्यादातर वहाँ होते हैं। क्या इंडिया के लिए भी ये खतरा है? इंडिया का भी पैसा डूबेगा अगर क्रेडिट स्विस डूबता है? क्रेडिट स्विस यूबीएस के बाद सबसे बड़ा बैंक है स्विट्जरलैंड में, एक तरीके से बहुत बड़ा रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे इसका। अगर ये डूबता है तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं कोलैप्स होने के कगार पे होगी। तो उन्होंने क्यों कहा है? $900 बिलियन इसकी एसेट है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ फैक्ट हैं जो आपके सामने हम लाना चाहते हैं। उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेडिट स्विस की बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ियां देखी गई, जिसके कारण उनका शेयर जो है एक ही दिन में 20% से ज्यादा गिरा। 20% से ज़्यादा गिरा है। तो इसके पीछे क्या खाली बैंकिंग सिस्टम में हुए गड़बड़ियां ही हैं या और भी कुछ है? कि क्या कारण रहा? 2 कारण मेन हैं। एक तो क्रेडिट स्विस और ग्रीनसिल फाइनेंस के बीच का जो फ्रॉड रहा, ग्रीनसिल्स और इनका डिस्प्यूट हुआ। ग्रीनसिल्स ने क्रेडिट स्विस के ऊपर आरोप लगाए। 2021 में ग्रीनसिल्स का केस था कि क्रेडिट स्विस बहुत सारा पैसा फाइनेंस में लगाता था जो बॉन्ड के द्वारा लगते थे। ग्रीनसिल्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डील करने वाली कंपनी है और क्रेडिट स्विस और ये मिलके काम करते थे। बाद में डिस्प्यूट हुआ बॉन्ड को लेके इनका, वो केस कोर्ट तक भी पहुंचा, लीगल उस पे हुआ, तो ये जनता के सामने आया और उसके बाद ग्रीनसिल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और सॉल्वेंसी की बहुत सारी कमी हो गई थी। बाद में पता लगा कि ये स्कैंडल क्रेडिट स्विस में जो चल रहा था वो उनके एम्प्लॉय के द्वारा ही कराया जा रहा था। और इस स्कैंडल की खबर जब बड़े अकाउंट होल्डर्स को पड़ी, बड़े डिपॉजिटर को पड़ी,
तो एम्प्लॉय के द्वारा किया गया जो क्रेडिट स्विस के द्वारा स्कैंडल था, ये जनता के बीच में आ गया और इसके बाद क्रेडिट स्विस की साख गिरती गई। एक तरीके से बैंक रन शुरू हो गया। लोग एक साथ पैसा लेने के लिए बैंक में चल देते हैं तो बैंकिंग शेयर गिरने लगता है और बैंक के पास सॉल्वेंसी की कमी हो जाती है। दूसरा कारण इसका एक ये भी रहा, सऊदी नेशनल बैंक इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार है, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट ने एक हिस्सेदारी स्विस बैंक में ले रखी है जो 10% की हिस्सेदारी थी। जब ये खबर मार्केट में पहुंची कि वहां पर स्कैंडल हुआ है, ग्रीन सिल्क के साथ भी स्कैंडल हुआ है और कोर्ट में केस पहुंच गया है, लीगल तक ये एक्टिविटी जब पहुंच गई, कोर्ट के द्वारा निपटाया गया, क्रेडिट स्विस के लिए नेगेटिव न्यूज हुई और सऊदी नेशनल बैंक ने अपना हिस्सा वापस ले लिया। तो 10% जो उसका शेयर डाउन हुआ तो वो उस वजह से हुआ कि 10% की हिस्सेदारी जो थी वो उसने वापस ली। जब एक साथ शेयर गिरा तो और स्कैंडल की खबर मार्केट में आई तो बैंक रन एक तरीके से ज्यादा लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया और शेयर लगभग 20% एक दिन में गिर गया। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने अगर क्रेडिट स्विस के ऊपर सॉल्वेंसी का एक क्वेश्चन किया तो कहीं ना कहीं 20% शेयर गिरने के पीछे ये दो कारण रहे। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इस केस को बड़ा सीरियस लिया है। इसी कारण स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट $50 बिलियन का एक लोन क्रेडिट स्विस को दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सीरियस मैटर है। इसको स्विस गवर्नमेंट बहुत तेजी से ले रही है। ज्यूरिक में इसका ऑफिस है क्रेडिट स्विस का। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है और ज्यूरिक की एक कंपनी ही हमारा जेवर एयरपोर्ट बना रही है। तो ये कारण इसका रहा क्रेडिट स्विस के पीछे कि जिसके कारण ये क्वेश्चन आया बाजार में, ये बात फैली कि ये बैंक भी डूब सकता है। तो 20% जब शेयर एक साथ गिरा उसमें कहीं ना कहीं सऊदी नेशनल बैंक के द्वारा निकाली गई अपनी हिस्सेदारी थी और दूसरा एक बैंक रन था जिसमें 10% के करीब ये शेयर गिरा। अब आते हैं एसवीबी पे। एसवीबी के गिरने का कारण क्या हुआ? अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है एसवीबी और जिसका कार्यालय सिलिकॉन वैली में है, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है और जहां पर ज़्यादातर स्टार्टअप हैं और स्टार्टअप के लिए एक हेवन था, एक हब है स्टार्टअप का। वहां पर स्टार्टअप को एक सपोर्ट देने के लिए एक नए विजन के साथ इस बैंक की स्थापना हुई 1983 में। बैंकों से जहां स्टार्टअप को लोन नहीं मिलता था और स्टार्टअप परेशान होते थे क्योंकि उनके पास एक कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती थी और दूसरा एसेट नहीं होती थी, तो बैंक वो रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। एसवीबी ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी और जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट थे, वेंचर कैपिटल थे और स्टार्टअप थे, उनको एक सपोर्ट के रूप में ये बैंक शुरू हुआ और धीमे धीमे देखा गया तो बैंक बहुत तेजी से ग्रो किया और नए स्टार्टअप और नए वेंचर कैपिटल ज्यादातर इसमें अपना अकाउंट खोलने के लिए लालायित रहते थे और उनको क्योंकि ये सपोर्ट भी करता था, एक इंक्यूबेटर की तरह भी काम करता था। और वर्ल्ड के सबसे बड़े इंक्यूबेटर जो हैं वाई कॉम्बिनेटर ने भी अपना बैंक अकाउंट एक एसवीबी में भी खोला हुआ था, जहां 16 फरवरी 2023 में यूएस गवर्नमेंट ने बैंकिंग की लिस्ट जारी की जिसमें इस बैंक का नंबर 16 आया। 16वां भी वहाँ इतना बड़ा है क्योंकि यूएस इकोनॉमी बहुत बड़ी है। जो अपना एचडीएफसी बैंक है इससे भी बड़ा बैंक एक तरीके से ये हुआ और वो डूब जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्री की इकोनॉमी पे भी धक्का लगता है। तो यूएस का सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस ये कहला रहा है। ये 2008 के बाद का वाशिंगटन म्यूचुअल 2008 में एक बैंकरप्ट हुआ था और उसके अलावा लेमैन ब्रदर इन्वेस्टर एक बैंकरप्ट हुआ था जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज अंधाधुंध कर दी गई थी और उसका फिर ईएमआई आना बंद हो गया क्योंकि बैंक रेट बढ़ गई थी तो लोगों ने ईएमआई बंद कर दी। तो हुआ क्या, बैंक कोलैप्स हो गया, लिक्विडिटी की कमी आ गई थी। तो लिक्विडिटी की कमी आती है, सॉल्वेंसी की कमी आती है, कहीं ना कहीं बैंक जब ही फेल होते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े इंक्यूबेटर वाई कॉम्बिनेटर का मैंने बताया कि इसमें अकाउंट है, तो कहीं ना कहीं एसवीबी ने अपनी साख बहुत बड़ी बना रखी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही हफ्ते में, एक ही सप्ताह में बैंक डूब गया। 2083 में ये बैंक सेटअप हुआ, नए नए स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट का काम कर रहा था। इस 2021 तक आते आते इसका जो वर्थ थी, इसके पास जो डिपॉजिट था वो $217 बिलियन के करीब तक पहुंच गया था। इसके पास इतनी बड़ी फंडिंग आ गई थी। कोरोना हुआ जहां 2019 तक ये लगभग $61 बिलियन थी और अच्छी तरह चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, नए नए स्टार्टअप आए, एजुकेशन में स्टार्टअप आए, टेक कंपनियों में स्टार्टअप आए और बहुत सारे नए स्टार्टअप 2019 के बाद जन्म लिए। तो सभी ने अपने अकाउंट एसवीबी में खोला तो $189 बिलियन के करीब, जहां 2019 में
61 बिलियन डॉलर इसकी एसेट थी। 2021 आते आते पोस्ट कोरोना जो था ये 190 बिलियन डॉलर के करीब ये एसेट पहुंच गई। अब अगर बैंक के पास डिपॉजिट आ जाता है तो वो दो तरीके का उसकी देनदारी बनती है, दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक पे तो उसको इंटरेस्ट देना होता है और एक पे इंटरेस्ट नहीं देना होता। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स होते हैं और इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट होते हैं। जैसे नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट हो गए, जैसे आपका करंट अकाउंट होता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, लेकिन आपको आरडी पे इंटरेस्ट देना है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देना है। इस तरीके के जो अकाउंट होंगे जो डिपॉजिट और करके पैसा कमाने के लिए या बॉन्ड आप दे रहे हो, उस पर आपको देना इंटरेस्ट देना ही होगा। तो 80 बिलियन के करीब तो 189 में से जो एसेट थी उनके पास डिपॉजिट था वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग था, तो उस पर तो इंटरेस्ट नहीं देना था। 92 बिलियन डॉलर के करीब जो उनके पास डिपॉजिट था उस पर उनको इंटरेस्ट देना था। तो वो इंटरेस्ट देना है तो एक देनदारी है। बैंक का मॉड्यूल क्या होता है दोस्तों? बैंक का मॉड्यूल होता है जो हमारे पास डिपॉजिट आया, एकदम डिपॉजिट आ गया तो हम उसको लोन बांटेंगे। जितना हमें रेपो रेट से 2 या 3% होता है आगे लोन बांटते हैं। जैसे मैं इंडिया की बात करूं 6% है तो 3% या 4% आगे मैं लोन हायर करके देता हूं। 1% में मैं अपना बैंकिंग सिस्टम चलाता हूं, पूरा एम्प्लॉय है, सैलरी है, बिल्डिंग्स है, इलेक्ट्रिकल का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, इसमें आ जाता है। 2% जो होता है वो मेरे को लोन की इनकम जो होती है वो बैंक को ग्रो करने के काम आती है, तो मेरी वो प्रॉफिट कहलाता है। तो ये जो इसका डिफरेंस होता है लोन जो डिपॉजिट आया और लोन को हायर रेट पे दिया, यही पूरी बैंकिंग का एक तरीके से इनकम होती है। लेकिन हुआ क्या, एसवीबी के पास एक साथ 2021 में 217 बिलियन का एक डिपॉजिट हो गया। 61 बिलियन डॉलर से सीधा 217 बिलियन डॉलर हो गया। अब इतनी जल्दी लोन तो किसी को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि लेमन ब्रदर वाले केस में भी ये हुआ था कि अंधाधुंध लोन बांट दिए थे। अगर सिक्योरिटी लेमन ब्रदर के पास थी, लेमन ब्रदर के प्रेशर में अंधाधुंध लोन बांट दिए गए, डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए गए, असेट चेक नहीं करी गई और बाद में क्या हुआ, लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया जब बहुत हायर रेट हो गए। यही इस केस में हुआ। अब बैंक के पास जो डिपॉजिट आ गए तो उसमें से 73 बिलियन डॉलर के तो बैंक ने लोन बांट दिए। 73 बिलियन डॉलर 2021 में एक तरीके से लोन उन्होंने दे दिए, लेकिन पैसा फिर भी बहुत था। 100 बिलियन डॉलर के करीब अभी बैंक के पास बचा हुआ था। तो पोस्ट कोरोना जो इंटरेस्ट रेट था उस टाइम में जब पैसा था, लोन बट नहीं रहे थे, तो बैंक ने सोचा इस पैसे को कहाँ से पैसा बढ़ाया जाए, नहीं तो बैंकिंग का कोई मतलब नहीं होता। हमारी इनकम कहाँ से बढ़ेगी, बैंकिंग की इनकम कहाँ से बढ़ेगी अगर लोन नहीं बांट पाएंगे। तो वो पैसा सरप्लस था बैंक के पास। पोस्ट कोरोना में गवर्नमेंट ने, लोग परेशान थे तो अंधाधुंध बैंक रेट नीचे गिरा दी थी। 0.25% तक बैंक रेट आ गई थी 2021 में। अब हुआ क्या, जब 2021 में 0.25% बैंक रेट आ गई तो लोगों ने लोन लेना शुरू किया, लोगों के पास पैसा बहुत बढ़ गया, तो महंगाई 41 साल की चरम सीमा पर पहुंच गई। 8.51% तक महंगाई पहुंच गई। तो सितंबर 2022 के बाद आते आते बैंक रेट बढ़ानी शुरू करी, लेकिन हुआ कहां एसवीबी फेल हो गया। जब 2021 में उसके पास सरप्लस अमाउंट था तो उसने 80 बिलियन डॉलर के एक गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिए। उस टाइम बैंक रेट 0.25% थी, लेकिन शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट के बॉन्ड थे उस पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही थी 0.8% से 1% तक, लेकिन जो लॉन्ग टर्म थे 10 साल के लिए, 8 साल के लिए थे, उस पे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही थी 1.56% दे रही थी। एसवीबी की, सिलिकॉन वैली बैंक की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसने उस टाइम वो बॉन्ड ले लिए और अंदाजा नहीं लगाया कि 1.56% इंटरेस्ट उस टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि बैंक रेट 0.25% था। लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फेडरल बैंक जो है वो हमेशा रेपो रेट को बढ़ाता घटाता रहता है। जब वो बढ़ा देता है तो सारा पैसा बैंक के पास आने लगता है, लोन का चुकता करने लगते हैं। जब वो घटा देता है तो मार्केट में पैसा चला जाता है और महंगाई हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अपना सेंट्रल बैंक आरबीआई काम करता है। तो उस टाइम क्या हुआ, 0.05% से उसने अंदाजा लगाया कितनी बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट, लेकिन
2022 से रेट बढ़नी शुरू हुई और 2023 आते आते जनवरी से लेकर अभी तक जो है 4.75% तक रेट बढ़ चुकी हैं। अब एसवीबी बैंक फंसा हुआ नजर आ रहा था। ये बात कहीं ना कहीं मार्केट में फैल गई। कुछ लोग, जब लिक्विडिटी नहीं थी बैंक के पास, डिपॉजिटर अपना पैसा लेने पहुंचे, स्टार्टअप पैसा लेने पहुंचे, तो कहीं ना कहीं बैंक को परेशानी हुई। तो बैंक को अपने जो बॉन्ड थे, गवर्नमेंट बॉन्ड थे, वो 21 बिलियन डॉलर के बॉन्ड उन्होंने जो सेल किए वो लॉस में सेल किए। 1.81 बिलियन डॉलर लॉस में सेल किए, यानी कि लगभग 2 बिलियन डॉलर का लॉस में जब सेल किए तो ये बात मार्केट में पहुंच गई। कहीं ना कहीं लोगों को पता लगा कि बैंक परेशानी में है, सॉल्वेंसी की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है। तो एसवीबी बैंक ने की ये नेगेटिव खबर जो थी, उसके बाद उसके शेयर्स एकदम बिकवाली शुरू हो गई और लोग में एक बैंक रन शुरू हो गया। बैंक रन शुरू होने के बाद एसवीबी फंस गया। उसे ये लग रहा था इस बैंक को कोई नहीं बचा सकता। एसवीबी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और 2 या 3 दिन के अंदर ही बैंक कलेप्स हो गया, क्योंकि एसवीबी ने 10 साल के लिए बॉन्ड ले रखे थे जो 1.56% पे थे, जबकि जब उसने लिए थे बैंक रेट थी 0.25%। आगे दिखाते हैं ग्राफ में। तो एसवीबी अब 4.5% बैंक रेट है, 4.75% बैंक रेट है। तो अब कौन एसवीबी के पास पैसा जमा करेगा? सब बैंक में जमा करेंगे। तो बैंक में जमा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी होगा। तो दिखाते हैं 2008 का और 2021 का ग्राफ, जिसकी वजह से ये दोनों स्थिति क्रिएट हुई, जिसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कलेप्स हो गए। 2008 में भी यही हुआ था, जब बैंक रेट एकदम फेडरल बैंक ने गिरा दी थी और 0.5% तक बैंक रेट आ गई थी। और इसी तरीके से 2021 में फेडरल बैंक 19 के बाद, कोरोना, पोस्ट कोरोना के बाद बैंक ने रेट गिराई। 2020-21 के आते आते ये 0.25% तक आ गई थी। लेकिन अब ये बैंक रेट 4.5 और नाउ 4.75 के करीब पहुंच गई हैं। तो 1.56 में कौन जमा करेगा? कोई बेवकूफ़ी होगा जो जमा करेगा। तो इसलिए बैंक एसवीबी फंसा हुआ नजर आया। यही दूसरे बैंकों के साथ हुआ। इतनी डिजास्टर तरीके से, इतनी बुरी तरीके से फेडरल बैंक ने रेट बढ़ाई। कहीं ना कहीं हम इंडियन गवर्नमेंट को, आरबीआई को इसके लिए बधाई के पात्र हैं। वो मतलब उनकी बड़ाई करेंगे। आरबीआई को इसके लिए प्रेस करना चाहिए, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि उन्होंने उस समय भी बैंक रेट पे इतना कंट्रोल रखा कि हमारा जो बैंक रेट पहुंचा वो लगभग 0.6% तक ही पहुंचा, होम लोन की अगर बात करें, और रेपो रेट 4% तक ही उन्होंने मैनेज किया, जो अब 6.5 के करीब चल रहा है। तो एकदम बैंक रेट गिराना और स्पाइरल करना कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए खतरा बना हुआ है, बैंकिंग के लिए खतरा बना हुआ है। बैंकिंग कलेप्स होती है तो इंडस्ट्री कलेप्स होती है, क्योंकि इंडस्ट्री के अकाउंट उसमें होते हैं। सारा पैसा एफडीआईसी के अंडर में आ जाता है, एफडीआईसी कंट्रोल कर लेती है। एसवीबी को भी एफडीआईसी ने पूरी एसेट उसकी कंट्रोल कर ली है। अब जो छोटे अकाउंट हैं जिसमें $2.5 लाख से कम है, वो तो फायदे में है, क्योंकि उनको तो $2.5 लाख इंश्योरेंस में मिल जाएगा, जिस तरीके की हमारा आरबीआई देता है। 5 लाख का एक इंश्योरेंस होता है हर अकाउंट पे, वहां भी $2.5 लाख का एक इंश्योरेंस है, जो लगभग 2 करोड़ रुपए के करीब बैठेंगे। वो तो एफडीआईसी से मिल जाएगा, लेकिन जिसका इससे ज्यादा अमाउंट था वो यहां फंसे से नजर आ रहे हैं। इसलिए आगे के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप छोटे कई अकाउंट खोलें तो जिससे कि आपको इंश्योरेंस से कम रिकवरी हो जाए। इस तरीके की इंसिडेंट्स अगर कभी लगती हैं तो आप कई सारे अकाउंट खोल सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपको एक रिकवरी मिल जाएगी। तो फेडरल बैंक ने 0.25% रेट कर दी थी पोस्ट कोरोना 2020 के आते, वो ही सबसे बड़ा दुख का कारण बनी। उसी को लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, बैंकिंग कैलकुलेट नहीं कर पाई, और जो भी बॉन्ड खरीदे गए वो हाई रेट पे खरीद लिए गए। अब 1.56% हाई रेट थी 10 साल के बॉन्ड जो थे। अब वो बॉन्ड खरीदने में कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, जो भी सेल करेगा वो लॉस में करेगा, क्योंकि अब जो बैंक रेट चल रही है 4.75% चल रही है। बैंक को ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनके यहां महंगाई जो थी वो 41 साल के पीक पे पहुंच गई थी। 41 सालों में सबसे बड़ी महंगाई थी 8.51%। अगर देखा जाए तो फेडरल बैंक ने एक साल में 0.5% से 4.75% रेट हाइक की।
अब वो रेट हाई जब हुई तो इतना कैलकुलेशन कोई नहीं कर पाया। जो भी बॉन्ड गवर्नमेंट के सेल किए गए थे उसको, उसी के कारण एसवीबी कलेप्स हो गया, क्योंकि उसने जो बॉन्ड लिए थे 10 साल के लिए वो 1.56 पे लिए थे। तो ये एक न्यूज आई कहां से? बार्ने हॉबर्ट है, न्यूज लेटर एक लिखते हैं, इनके 50,000 के करीब 48,000 के करीब सब्सक्राइबर भी हैं। ये एक न्यूज लेटर लिखते हैं स्टार्टअप पे। इन्होंने एसवीबी के बारे में अपना एक ट्वीट किया 2 हफ्ते पहले, जब बेकर ने, जो एसवीबी के सीईओ हैं, उन्होंने जब बॉन्ड बेचे तो ये मार्केट में खबर नहीं थी। लेकिन बार्ने हॉबर्ट ने अपने ट्वीट में जब ये लिखा तो उसके बाद लोगों में, वेंचर कैपिटल जितने हैं उनके बीच में ये चर्चाएं शुरू हो गई। उनको कहीं ना कहीं लगा कि एसवीबी खतरे में है, तो सब अपना पैसा लेने पहुंच गए। तो इसका इम्पैक्ट पड़ा कि उसको अपने लॉस में और एसेट बेचनी पड़ी। तो जब लॉस में बेची तो ये नेगेटिविटी हो गई और बैंक रन एक शुरू हो गया और सभी अपना पैसा लेने लगे। तो बैंक को लगा, एसवीबी को लगा, एसवीबी के मैनेजमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं। इसके अलावा एसवीबी बैंक की एक सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने 8 महीने से कोई रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही नहीं बनाया था, जिसके कारण वो सही रिस्क कैलकुलेट नहीं कर पाए और इसका खामियाजा बैंक को भुगतना पड़ा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग गलती, बैंक के गलती कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं कि बैंक ने जिसको सीईओ बनाया था, चीफ अकाउंट ऑफिसर बनाया था, सिलिकॉन वैली बैंक में जो जोसेफ जेंटाइल थे, वो चीफ अकाउंट ऑफिसर थे बैंक के। वो, उनके बारे में आप जानना चाहेंगे कि वो लेमैन ब्रदर बैंक में सीएफओ रहे थे। 2008 में लेमैन ब्रदर बैंक जो डूबा था, वहाँ भी कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन थी। बैंक कलेप्स हुआ था, इंस्टीट्यूशन था, लेमैन ब्रदर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन था, वो भी कलेप्स हुआ था, क्योंकि उस समय में भी फेडरल बैंक ने रेट बढ़ा दी थी। उससे एक्सपीरियंस को उसी एक्सपीरियंस से जोसेफ जेंटाइल को कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को नहीं यूज़ किया, अपनी गलतियों को दोबारा दोहराया और उसका खामियाजा सिलिकॉन वैली बैंक को भुगतना पड़ा। तो इसका वाई कॉम्बिनेटर जो हैं सबसे बड़े इंक्यूबेटर फर्म हैं वर्ल्ड के, तो इनका कहना है कि इस पैसे के फंसने के बाद एफडीआईसी सिर्फ उनको ही $2.5 लाख के करीब देगा जिनका इंश्योरेंस है। मतलब सभी अकाउंट पर $2.5 लाख ही दे पाएगा। जिसका 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, ये ज़्यादा है, तो वो उनको वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जिसका $2.5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट है वो फंसे हुए आ रहे हैं। तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी क्या होती है, ये एक मैं छोटा सा इसमें बताना चाहता हूँ। क्या हुआ था 2008 में भी यही हिस्ट्री को दोहराया जा रहा है। 2008 में भी जब बैंक रेट बहुत ज़्यादा गिर गई थी, 0.5% तक गिर गई थी, तो लेमैन ब्रदर एक इन्वेस्टर बैंकर की तरह आए और उन्होंने बैंकों से कहा हम सारा मतलब इनको कंट्रोल कर लेंगे, हम ईएमआई ले लेंगे, हम इन्वेस्टर बैंकर की तरह एक तरीके से काम करेंगे। और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी उससे उठा ली। उसके बाद जब बैंक रेट कम थी तो प्रॉपर्टी खूब सेल हो रही थी, लोग अंधाधुंध खरीद रहे थे और इन्वेस्टर बैंकर्स को भी जब उस टाइम मजा आ रहा था। तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी मिल रही है और बैंकों के थ्रू मतलब बैंकों पे प्रेशर बनाना शुरू करते हैं कि आप और लोन दीजिए और प्रॉपर्टी उसमें दीजिए और हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही फेडरल बैंक ने रेट बढ़ानी शुरू की तो रेट इतना बढ़ गई, 0.5% पे तो सब आ रहे थे, लेकिन जब रेट 4% और 5% के पास पहुंच गई तो लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सेल में आ गई, प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई तो अब बैंक फंस गया, लिक्विडिटी की कमी हो गई। लेमैन ब्रदर बैंक डूबा, बियर स्टर्न्स डूबा और भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस टाइम ट्रैप हो गए थे और कलेप्स हो गए थे। तो दोस्तों एसवीबी के गिरने के पीछे जो कारण है वो पूरा एसवीबी नहीं है, कहीं ना कहीं उसका हत्यारा फेडरल बैंक भी कहला रहा है। उसकी गलत पॉलिसी, एकदम बैंक रेट गिराना और एकदम उठाना, कहीं ना कहीं इसमें इकोनॉमी के लिए झटका होता है। पूरी अमेरिकन इकोनॉमी हिली हुई है। किसी भी देश की इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वही कलेप्स हो जाए तो पूरा देश की इकोनॉमी हिल जाती है। इसमें हम आरबीआई की बड़ाई करना चाहेंगे कि आरबीआई ने बहुत ही बखूबी से
कोरोना में भी और पहले भी 2009 के रिसेशन में भी बहुत अच्छा कंट्रोल किया, एकदम बैंक रेट नहीं गिराई, क्योंकि अगर हमारे यहाँ भी ये स्थिति हुई होती तो कहीं ना कहीं हमारे भी बैंक्स फेल हो गए होते। लेकिन हमारे बैंकों की स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ 63% 64% से ज़्यादा तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आता है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट छोटा वो ज़्यादा दिनों तक बैंक में होता है। बहुत से लोग बैंक इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंड हैं, और ना ही आरबीआई इस तरीके से रेट ना तो गिराता है एकदम, ना ही बढ़ाता है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ता है। सरकारें गिर जाती हैं अगर एकदम रेट बढ़ाई, तो इस वजह से हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हम और आगे का जो अपडेट है, कुछ अगर आगे और होता है इसी सीरीज में, आपके पास तक ला सकें। और देखते रहिए संजीव वर्मा राइजिंग सन। थैंक यू।